नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है आपकी प्रैक्टिस करवाना, साथ ही आपको ये बताना कि आपका फर्स्ट टर्म का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा। इसमें बच्चों 3 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में से आपको 20 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, पार्ट बी में से भी आपको 20 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे और पार्ट सी में आपको 10 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो कुल मिलाकर आपको एग्ज़ाम में 60 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बच्चों, इस पेपर में पूरी तरह से ये रीडिंग बेस्ड पेपर है। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तभी आप प्रश्नों के उत्तर सही लिख पाएंगे। तो आज हम इसी तरह का एक प्रैक्टिस पेपर इस वीडियो में आपको समझाने जा रहे हैं। इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे आपके लिए और अधिक वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। तो पहला प्रश्न है, इसमें पार्ट ए है और इसमें आपको 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, स्वतंत्रता के समय भारतीय नेता स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और डैश के उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध थे। तो कौन सा 4 ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 है लोकतंत्र, बी है समाजवाद, सी है धर्मनिरपेक्षवाद, चौथा है पूंजीवाद। तो कौन सा और ऐसा उद्देश्य था। यहाँ इन्होंने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व 3 उद्देश्य दे दिए और चौथा उद्देश्य है यहाँ पर नंबर ए ऑप्शन लोकतंत्र। चौथे किसके लिए वो प्रतिबद्ध थे। लोगों से उन्होंने वायदा किया था कि हमें जब स्वतंत्रता मिल जाएगी तो हमारा देश स्वतंत्र होगा, सभी को समान अधिकार होंगे, सभी आपस में बंधुत्व, प्रेम प्यार से रहेंगे और हम अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। प्रश्न 2 है, निज़ाम हैदराबाद के लिए स्वतंत्र दर्जा चाहता था। हैदराबाद का जो निज़ाम था वो हैदराबाद के लिए स्वतंत्र वो चाहता था, उसका देश, उसका जो राज्य है वो स्वतंत्र रहे, भारत में ना मिले। ये सारी घटनाएं कब की हैं बेटा, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था 1947 की। तो जब भारत के साथ वार्ता चल रही थी तब उसने नवंबर 1947 में भारत सरकार के साथ डैश के लिए समझौता किया, जिसे यथास्थिति बहाल रखने का समझौता कहा गया। तो उसने भारत सरकार के साथ 1 साल का समझौता किया था। ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न 3 है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। अब यहाँ नाम दिया है, नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 2 वल्लभ भाई पटेल, नंबर 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर 4 जॉन मथाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। प्रश्न 4 है, खेड़ा सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह के बाद स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। कौन उभरे। 4 ऑप्शन है। नंबर 1 महात्मा गांधी, नंबर 2 सरदार पटेल, नंबर 3 मोरारजी देसाई, नंबर 4 कृष्ण मेनन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सरदार पटेल जो थे वो खेड़ा सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह के बाद स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे थे। प्रश्न 5 है, शीत युद्ध का चरम बिंदु डैश था। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। चरम बिंदु क्या था। क्यूबा मिसाइल संकट, नंबर 2 है हिरोशिमा व नागासाकी पर परमाणु बम से हमला, नंबर 3 सिएटो और सेंटो की स्थापना, नंबर 4 नाटो की स्थापना। तो प्रश्न नंबर 5 का ए सही उत्तर है, शीत युद्ध का चरम बिंदु था क्यूबा मिसाइल संकट। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब बेटा 4 स्टेटमेंट आपको दी हैं, इसमें से 3 तो सही हैं, एक गलत है। तो कौन सी गलत है आपको ये बतानी है। स्टेटमेंट इस तरह से हैं। नंबर 1, 1962 में ख्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की। नंबर 2, क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। नंबर 3, अगस्त 1942 में अमेरिका के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए गए। नंबर 4, पश्चिमी गठबंधन को नाटो कहा गया।
तो पूर्वी गठबंधन को वारसा पैक्ट। तो बेटा इस प्रश्न का सही उत्तर जो है नंबर सी ऑप्शन है। अगस्त 1942 में अमेरिका के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए गए। ये कथन यहाँ पर गलत है, ये बात ठीक नहीं है। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के मूलभूत स्रोतों का समावेश मिलता है? अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 358 में, अनुच्छेद 281 में। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 51 या 51 में विदेश नीति के मूलभूत स्रोतों का समावेश हमें मिलता है। प्रश्न 8 है, नेहरू की विदेश नीति में प्रथम प्राथमिकता किसे दी गई है? अब नेहरू जी ने जो विदेश नीति बनाई उसमें सबसे पहली प्रेफरेंस जो है वो किसे दी गई? नंबर 1 राष्ट्रीय हित, नंबर 2 सामाजिक हित, नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय हित, नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय हित को उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी या प्राथमिकता दी, सबसे ऊपर राष्ट्रहित को नेहरू जी ने अपनी विदेश नीति में रखा। प्रश्न 9 है, पंचशील की घोषणा प्रधानमंत्री और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने की। तो भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 2 लाल बहादुर शास्त्री, नंबर 3 इंदिरा गांधी, नंबर 4 राजीव गांधी। तो पंचशील की घोषणा जो थी वो जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई दोनों ने मिलकर की थी। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रमिक कहते हैं बेटा समय के अनुसार सही क्रम में लगाना। पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। जैसे अपने टीवी में करोड़पति जो आता है उसमें भी जो टेस्ट होता है वहाँ भी ऐसे प्रश्न दे दिए, ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उन्हें सही क्रम में लगाना होता है। वही इसी प्रश्न में यहाँ पर आपको दिया गया है। इन्होंने 4 घटनाएं दी हैं। नंबर 1 राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण, दूसरा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ, नंबर 3 हैदराबाद का अधिग्रहण, नंबर 4 भारत का विभाजन। अब इनको 1 2 3 4 के क्रम में 4 ऑप्शन इन्होंने दे दी हैं कि कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी घटना बाद में हुई। तो बेटे इसमें जो ए ऑप्शन है वो सही उत्तर है। नंबर 4 सबसे पहले हुआ भारत का विभाजन, फिर हैदराबाद का अधिग्रहण, फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग की निर्माण हुआ। तो इस तरह से नंबर 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न 11 है, 1947 में भारत के विभाजन के समय कौन से 2 प्रांतों को धर्म के आधार पर बांटा गया? यहाँ इन्होंने 2 प्रांत दे दिए हैं, एक पंजाब और एक बंगाल। अब ऑप्शन में क्या है? ए सिर्फ 1, दूसरा है सिर्फ 2, तीसरा है पहला और 2 दोनों, चौथा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर नंबर सी है। दोनों राज्य जो थे इन्हें धर्म के आधार पर बांटा गया था। प्रश्न 12 है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव बुतरस बुतरस घाली किस देश के थे? देशों के नाम दिए हैं। नंबर 1 नॉर्वे, नंबर 2 मिस्र, नंबर 3 घाना, नंबर 4 म्यांमार। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव बुतरस घाली थे वो मिस्र के रहने वाले थे। बी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 4 सन दिए हैं इन्होंने, 1945 में, 1946 में, 1948 में, 1950 में। तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। बी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 14 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। 3 देशों के नाम दे दिए, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन। अब आपको इनमें से बताना है। ऑप्शन मिल रहे हैं सिर्फ 1, सिर्फ 1 और 2, सिर्फ 1 और 3। डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो इसका सही ऑप्शन डी है, 1, 2 और 3। ये तीनों देश जो हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 15 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? जो टेम्परेरी मेंबर्स हैं उन्हें कौन चुनता है? आपके ऑप्शन है नंबर 1 महासचिव, नंबर 2 आम सभा, नंबर 3 अध्यक्ष, नंबर 4 उपयुक्त कोई
नहीं। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर है आम सभा। आम सभा जो है वो अस्थाई सदस्यों का चुनाव करती है। 16 नंबर है ILO का विस्तृत रूप है। विस्तृत रूप मतलब उसकी फुल फॉर्म क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लीगल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशन, उपयुक्त कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर 1 है, ए ऑप्शन है। ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 17 है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई। पंचवर्षीय योजना बच्चों आप समझते होंगे कि 5 सालों में हम किस किस क्षेत्र में कितना विकास करेंगे, इसकी प्लानिंग करनी जो है वो पंचवर्षीय योजना कहलाती है। तो ये कब शुरू हुई, सन दिए हैं 1955 में, 1953 में, 1951 में या 1956 में। तो यह योजना 1951 में प्रारंभ हुई से सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18 है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था। नियोजित मतलब एक प्लान्ड, अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी को प्लान किया गया था। ये विचार कहाँ से ग्रहण हमने किया। ऑप्शन है यहाँ पर दिए हैं, बॉम्बे प्लान से, दूसरा सोवियत खेमों के देशों के अनुभवों से, तीसरा समाज के बारे में गांधीवादी विचार से, चौथा किसान संगठनों की मांगों से। अब आपको नीचे ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि इनमें से कौन कौन सी बात सही है, कहाँ से हमने विचार ग्रहण किया। सिर्फ दूसरे और चौथा, सिर्फ पहला और तीसरा, सिर्फ पहला और दूसरा, 1, 2, 3 और 4। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों डी कथन जो है वो बिल्कुल सही है। इसमें चारों बातें हैं जिनसे हमने अर्थव्यवस्था प्लान करने का विचार ग्रहण किया। बॉम्बे प्लान से भी किया, सोवियत खेमों के जो देशों का अनुभव था उससे भी किया, समाज के बारे में गांधीवादी विचारों से भी किया और किसान संगठनों की मांगों से भी किया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं नंबर 1 सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दूसरा सभी केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासक, नंबर 3 सभी कैबिनेट मंत्री, नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है सभी शामिल होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 20वां प्रश्न है, 1990 के अगस्त में इराक ने डैश पर हमला किया। किस देश पर किया। ऑप्शन है नंबर 1 ईरान, नंबर 2 कुवैत, नंबर 3 सऊदी अरब, नंबर 4 वियतनाम। तो इसमें बी जो है वो सही ऑप्शन है। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया था। प्रश्न नंबर 21 है, प्रथम खाड़ी युद्ध को पर्यवेक्षकों ने डैश युद्ध की संज्ञा दी। क्या कहकर उसे बुलाया। नंबर 1 वीडियो गेम, नंबर 2 कंप्यूटर, नंबर 3 टीवी, नंबर 4 इंटरनेट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युग की संज्ञा दी। प्रश्न 22 है, जनता ने अपनी संस्कृति की साज संभाल करने के लिए डैश गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया। अब कितने गणराज्यों को मिलाया। ऑप्शन है नंबर 1 15, नंबर 2 16, नंबर 3 17, नंबर 4 18। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया था। प्रश्न नंबर 23 है, सोवियत संघ ने डैश में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। कौन से सन में किया। सन 1975 में, सन 1977 में, सन 1979 में या 1980 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी है, 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। अगला प्रश्न है, CIS की स्थापना कब हुई थी। तो सन दिए हैं सन 1990 में, सन 1991 में, सन 1992 में या सन 1993 में। तो इसकी स्थापना जो है बी ऑप्शन सही है, 1991 में हुई थी। तो बच्चों यहाँ आपका खंड ए या पार्ट ए खत्म हो गया। यहाँ आपको 24 प्रश्न मिले हैं, जिसमें से आपको ऑप्शन है आपको 20 प्रश्न करने हैं। इस बात का बच्चों आप ध्यान रखेंगे, आप जिस नंबर के प्रश्न को अटेम्प्ट कर रहे हैं OMR शीट में उसके सामने ही, जैसे आप मान लीजिए प्रश्न नंबर 24 कर रहे हैं तो 24 के सामने जो सर्कल है उसे ही आप ब्लैक करेंगे।
ये नहीं कि आप ऊपर से लिखते चले आ रहे हैं और क्रम से 20 प्रश्न करते जा रहे हैं। जिस नंबर का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसी नंबर पे OMR शीट में आप सर्कल को ब्लैक भी करेंगे। अब आपका पार्ट बी शुरू हो गया। इसमें भी आपको 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इन प्रश्नों में रीडिंग टाइम आपको ज़्यादा लगाना होगा। अब इसमें पहला प्रश्न है, अंग्रेज़ों द्वारा रजवाड़ों को क्या स्वतंत्रता प्रदान की गई? आपके ऑप्शन है, वे चाहें तो स्वतंत्र रहें या भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। दूसरा है, वह अपनी सेना रख सकते हैं। तीसरा, वह अपनी रक्षा स्वयं करेंगे। चौथा, ए और बी दोनों। तो बच्चों इसका सही उत्तर है, उन्होंने रजवाड़ों को ये स्वतंत्रता प्रदान की कि वे चाहें तो स्वतंत्र रहें या भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। प्रश्न नंबर 26 है, भारत की आज़ादी के समय किन रजवाड़ों ने भारत और पाकिस्तान के साथ मिलने से इनकार कर दिया? यहाँ 2 रजवाड़ों के नाम दिए हैं। नंबर 1 हैदराबाद, नंबर 2 त्रावणकोर। अब आपको इनमें से नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन है सिर्फ 1, बी है सिर्फ 2, सी है पहला और दूसरा दोनों, चौथा है उपयुक्त कोई नहीं। तो सी इसका सही उत्तर है। हैदराबाद और त्रावणकोर दोनों ऐसे रजवाड़े थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के साथ मिलने से इनकार कर दिया था। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब बच्चों आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होगा। कई बार आपसे पूछा जाता है कौन सा कथन सही नहीं है और कई बार पूछा जाता है कौन सा सही है। जब सही पूछा जाएगा तो इसका मतलब 4 में से 3 कथन गलत हैं और 1 सही है। और अगर आपसे गलत पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है 3 कथन सही हैं और कोई एक कथन बीच में गलत है। अब यहाँ दिए हैं ऑप्शन नंबर 1, हैदराबाद का निज़ाम हैदराबाद राज्य के लिए स्वतंत्र दर्जा पाने को इच्छुक था। दूसरा, जम्मू और कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर के लिए राजी था। तीसरा, जूनागढ़ का मुद्दा राज्य में जनमत सर्वेक्षण से उलझा। चौथा, त्रावणकोर भारतीय संघ में विलय करने वाला पहला भारतीय रजवाड़ा था। अब नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ए सिर्फ 1, 2, 3 और 1, 2 और 3। दूसरा 1, 2 और 4। तीसरा 1, 3 और 4। चौथा 1, 2, 3, 4। तो सही कथन कौन सा है? इसका उत्तर नंबर 3 है। सिर्फ 1, 3 और 4 ये कथन जो हैं यहाँ पर सत्य हैं। नंबर 2 जो है ये कथन सत्य नहीं है। प्रश्न नंबर 28 है, नीचे महाशक्तियों द्वारा बनाए गए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथन को बताइए। नंबर 1, गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना जरूरी था। दूसरा, सदस्य देशों को विचारधारा और रणनीति दोनों स्तरों पर महाशक्ति को समर्थन करना था। तीसरा, जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य देश पर आक्रमण करता था तो इसे सभी सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जाता था। चौथा, महाशक्तियों द्वारा सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं सिर्फ 1, 2 और 3। दूसरा सिर्फ 1, 2 और 4। तीसरा सिर्फ 1, 3 और 4 और चौथा 1, 2, 3 और 4 चारों ही सही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए ऑप्शन 1, 2 और 3 ये कथन जो हैं ये यहाँ पर सही हैं। इसमें जो चौथा कथन है, महाशक्तियाँ सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती है, ये ऑप्शन यहाँ पर कथन सत्य नहीं है। प्रश्न नंबर 29 है, नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे। नंबर 1, कड़े संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता का संरक्षण। दूसरा, भारत में पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना करना। नंबर 3, तीव्र आर्थिक प्रदर्शन का संवर्धन। संवर्धन मतलब आर्थिक विकास को बहुत तेज़ी से बढ़ाना। तो बच्चों यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं सिर्फ 1, 2 और 3। दूसरा सिर्फ 1 और 3। तीसरा सिर्फ 3। चौथा सिर्फ 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सिर्फ 1 और 3। गांधी नेहरू जी की विदेश नीति के एक तो पहला, कड़े परिश्रम से प्राप्त संप्रभुता का संरक्षण, क्योंकि हमें बहुत ही मेहनत के बाद आज़ादी मिली थी
ये जो संप्रभुता मिली थी इसको संरक्षण, इसको बचाए रखना। दूसरा, तीव्र आर्थिक विकास का संवर्धन करना। तो ये नेहरू जी की विदेश नीति के जो थे बड़े उद्देश्य थे। प्रश्न नंबर 30 है, निम्न वाक्यों में से गलत वाक्य को बताइए। अब 4 वाक्य यहाँ दिए हैं, कौन सा गलत है आपको ये बताना है। गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने के कारण भारत सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की सहायता हासिल कर सका। दूसरा है, भारत ने 1968 में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। तीसरा, शीत युद्ध का प्रभाव भारत पाक संबंधों पर भी पड़ा। चौथा, 1971 की शांति और मैत्री की संधि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत की निकटता का परिणाम थी। तो इस प्रश्न का सही जो गलत वाक्य वो है, उत्तर जो इस प्रश्न का सही वो डी है। 1971 की शांति और मैत्री की संधि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत की निकटता का परिणाम थी। ये बात यहाँ पर गलत है। प्रश्न नंबर 31 है, ताशकंद समझौता के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नंबर 1, दोनों देश अपने विवादों को बलपूर्वक नहीं बल्कि शांतिपूर्वक सुलझाएंगे। दोनों देशों के सभी सैनिकों को 25 फरवरी 1966 तक हटा लिया जाएगा। तीसरा, भारत चीन एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो जो ताशकंद में समझौता हुआ था, इनमें से उनके महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? आपके ऑप्शन है 1, 2, 3। दूसरा, पहला और दूसरा। तीसरा, सिर्फ तीसरा। चौथा, सिर्फ दूसरा। तो इस प्रश्न का बच्चों बी उत्तर है, सिर्फ पहला और दूसरा। ये दोनों जो कथ्य हैं ये ताशकंद समझौते के महत्वपूर्ण तथ्य थे। प्रश्न नंबर 32 है, भारत की परमाणु नीति के बारे में क्या सही है? आपके ऑप्शन है, नंबर 1, परमाणु कार्यक्रम औद्योगिकरण की नीति का एक आवश्यक तत्व है। दूसरा, भारत परमाणु हथियारों के खिलाफ है परंतु शांतिपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह हमेशा परमाणु ऊर्जा बनाना चाहता है। तीसरा, भारत ने मई 1988 में परमाणु परीक्षण किया था। तो बच्चों यहाँ पर भी इसी तरह से आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन से कथन इनमें से भारत की जो परमाणु नीति है उसके बारे में सही है। ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ठीक हैं, या पहला और दूसरा ठीक है, या सिर्फ तीसरा ठीक है, या सिर्फ दूसरा ठीक है। तो इस प्रश्न का बी उत्तर है, पहला और दूसरा कथन जो दोनों हैं ये भारत की परमाणु नीति के बारे में सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज़्यादा वजनदार बनाता है? अब जो ये सुरक्षा परिषद है इसमें भारत को जो परमानेंट मेंबरशिप मिली हुई है, इस प्रस्ताव को कौन वजनदार बनाता है? नंबर 1 है परमाणु क्षमता। नंबर 2, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से ही उसका सदस्य है। तीसरा, भारत एशिया में है। चौथा, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर है, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था जो है ये भारत की स्थायी सदस्यता को अधिक वजनदार बनाता है। प्रश्न 34 है, विशेषाधिकार वीटो के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है? अब यहाँ आपको गलत बताना है चारों में से। ऑप्शन है, सुरक्षा परिषद के सिर्फ स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है। दूसरा, यह एक तरह की नकारात्मक शक्ति है। तीसरा, सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का प्रयोग करता है। चौथा, एक वीटो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर नंबर सी है, सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का प्रयोग करता है। प्रश्न 35 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या उद्देश्य है ये आपको चारों में से बताना है। नंबर 1 है, सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह आसान करना। नंबर 2, सबके लिए स्वास्थ्य। नंबर 3, वैश्विक मामलों पर बहस और निर्णय। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ के मामलों का प्रशासन। तो बच्चों, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके नाम से ही पता चल रहा है, उसका उद्देश्य है सबके लिए स्वास्थ्य, विश्व के सभी लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, उनके स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना। प्रश्न नंबर 36 है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों आवश्यक हैं?
अब यहाँ 2-3 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी बातें सही हैं। पहला है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों के बीच विवाद के शांतिपूर्ण समाधान खोजने में मददगार होते हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बीमारी, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों से निपटने के लिए एक साथ मिलकर काम करने में सहायक होते हैं। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति की स्थिति में मदद करते हैं। अब नीचे ऑप्शन देने हैं आपको। ए है नंबर 1, 2, 3, मतलब तीनों बातें ठीक हैं। दूसरा है पहला और दूसरी बात ठीक है। तीसरा है सिर्फ तीसरी बात ठीक है। और चौथा है सिर्फ चौथी बात ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन 1 सही उत्तर है। ऊपर कही गई तीनों बातें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता के बारे में सही हैं। अब प्रश्न नंबर 37 है, अभिकथन और कारण। कि कोई बात है तो किस कारण से है ये बताया गया है। जैसे अभिकथन दिया जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 अस्थायी और 10 स्थायी सदस्य हैं। कारण क्या दे रहे हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य हैं। अब आपको नीचे जो उत्तर के लिए ऑप्शन दिए जा रहे हैं वो इस प्रकार है, पहले आप उन्हें सुनिए फिर मैं आपको समझाती हूँ। ऑप्शन है, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा है, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है, अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। चौथा है, अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो आप देख रहे हैं कि या तो जो अभिकथन है वो कारण के साथ मिलता है या नहीं मिलता, या कारण सही है या अभिकथन सही है। तो इस प्रश्न का बेटा सही उत्तर डी ऑप्शन है, अभिकथन जो है वो गलत है। संयुक्त राष्ट्र के 5 अस्थायी और 10 स्थायी सदस्य नहीं है, ये गलत है। लेकिन कारण जो है दिया गया नीचे कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य हैं, ये बात यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है। ऑप्शन है, संयोजना के निष्पादन में राज्यों का सहयोग सुरक्षित करना। नंबर 2 है, देश के सभी भागों में संतुलित और तीव्र विकास करना। तीसरा है, नीति आयोग का गठन करना। चौथा अ और ब, ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर जो है डी ऑप्शन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है योजना के निष्पादन में राज्यों का सहयोग सुरक्षित करना और दूसरा देश के सभी भागों में संतुलित और तीव्र विकास करना। अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन है, सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के तर्कसंगत प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना। दूसरा है, राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मानव क्षमता को बढ़ाना। तीसरा है, मानव क्षमता का पूर्ण प्रयोग करना। चौथा है, उपयुक्त कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए ऑप्शन है, विकास का अर्थ है सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के तर्कसंगत प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना। हमारे जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, मानवीय संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं हमारे, उनकी क्षमता को अगर हम सही ढंग से उनका प्रयोग करते हैं, उनको और अधिक बढ़ाते हैं, तो हम अपने सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति कर सकते हैं और वही विकास है। प्रश्न नंबर 40 है, इसमें भी अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन है, योजना आयोग की स्थापना 1952 में की गई। कारण, नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई। अब ऑप्शन है, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। दूसरा, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, अभिकथन सही है और कारण गलत है। चौथा, अभिकथन गलत है और कारण सही है। तो इसका डी उत्तर है, अभिकथन जो गलत है, योजना आयोग की स्थापना 1952 में नहीं की गई थी, नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। प्रश्न नंबर 41 है, अभिकथन है, गांधी जी की मौत का दोनों देश के सांप्रदायिक माहौल पर जादुई असर हुआ। दूसरा, कारण उसका क्या हुआ, विभाजन से जुड़ा क्रोध और हिंसा अचानक ही मंद पड़ गए। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।
अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो बच्चों इसका उत्तर जो है वो ए ऑप्शन है। यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। सांप्रदायिक माहौल पर जो जादुई असर हुआ, विभाजन से जुड़ा जो क्रोध और हिंसा थे वो अचानक ही मंद पड़ गए थे। अगला प्रश्न है, अभिकथन है हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी, कारण यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाकों से घिरी थी। अब अभिकथन तो है हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी, कारण है चारों तरफ हिंदुस्तानी इलाकों से घिरी हुई थी। अब यहाँ ऑप्शन है अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। दूसरा, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है अभिकथन सही है और कारण गलत है। चौथा, अभिकथन गलत है और कारण सही है। तो इसका उत्तर बी है, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी भी थी और चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाकों से घिरी थी, लेकिन वो जो बात है कारण में कही गई वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है ना बच्चों। अगला है प्रश्न, दूसरी दुनिया के देशों के संबंध में कौन सा कथन सही है। 3 कथन कहे गए हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। दूसरा, सोवियत नेता ने इन्हें फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। तीसरा, इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की राजनीति समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया था। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि सिर्फ पहला और दूसरा कथन सही है, या पहला और तीसरा सही है, या सिर्फ पहला सही है, या पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो इसका सही उत्तर नंबर 4 है। पहला, दूसरा और तीसरा दोनों उत्तर यहाँ पर सही हैं। प्रश्न नंबर 44 है, व्लादिमीर लेनिन के बारे में कौन सा कथन सही है। अब यहाँ 3 कथन कहे गए हैं, आपको बताना है तीनों ही सही हैं या तीनों में से कोई एक सही है या कोई 2 जो है वो सही हैं। कथन क्या है, व्लादिमीर लेनिन यूरोप के एक युवा बुद्धिजीवी थे। दूसरा, उन्होंने यूरोप में बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। तीसरा, वे 1917 में जार-शाही के खिलाफ सशस्त्र क्रांति करके सोवियत संघ के संस्थापक शासक बन गए थे। तो बच्चों यहाँ तीनों कथन उनके बारे में सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी मॉडल को किसने निर्देशित किया। नंबर 1 विश्व बैंक, नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, नंबर 3 विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 जो है पहला और दूसरा ऑप्शन जिसमें सही है। पहला ऑप्शन क्या है, विश्व बैंक, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन दोनों ने शॉक थेरेपी मॉडल को निर्देशित किया था। प्रश्न नंबर 46 है, कौन से गणराज्य पृथकवादी आंदोलन चलाए। 3 है यहाँ राज्यों के नाम दिए। पहला है चेचन्या, दूसरा दागिस्तान, तीसरा यूगोस्लाविया। तो आपके ऑप्शन है पहला और 2 ऑप्शन सही हैं, पहला और तीसरा सही है, सिर्फ पहला सही है, या पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर ए ऑप्शन सही उत्तर है। चेचन्या और दागिस्तान दोनों ऐसे गणराज्य थे जिन्होंने पृथकवादी आंदोलन चलाए। फिर अभिकथन और कारण वाला प्रश्न आ गया। अभिकथन है पहले ही दुनिया के देश पूंजीवादी थे। दूसरा, दूसरी दुनिया, कारण दिया गया है दूसरी दुनिया के देश जो थे वो साम्यवादी थे। अब यहाँ पर आपको वही 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। दूसरा है कारण और अभिकथन दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है अभिकथन सही है और कारण गलत है। चौथा, अभिकथन गलत है और कारण सही है। तो बच्चों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ये है कि यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा। क्यों? पहले अभिकथन में तो पहली दुनिया के बारे में कहा गया, अब कारण में क्या है, दूसरी दुनिया की बात करनी शुरू कर दी गई है। तो दोनों का आपस में कोई समानता नहीं है, इसलिए 2 ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 48 है, अभिकथन सोवियत संघ के विखंडन से संयुक्त राज्य अमेरिका को लाभ हुआ। कारण है शीत युद्ध का अंत हो गया और अमेरिका एकमात्र महाशक्ति
बन गया। अब यहाँ पर ऑप्शन है अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। अभिकथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। अभिकथन सही है और कारण गलत है। अभिकथन गलत है और कारण सही है। तो इन चारों ऑप्शंस में से बच्चों आपको ए ऑप्शन जो है वो यहाँ सही उत्तर है कि अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। सोवियत संगठन के विघटन से संयुक्त राज्य अमेरिका को लाभ हुआ क्योंकि शीत युद्ध का अंत हो गया और अमेरिका जो है वो एकमात्र महाशक्ति बन गया। तो इस तरह से पार्ट बी में भी आपको 24 क्वेश्चन मिले हैं जिनमें से आपको 20 के उत्तर देने हैं। अब बच्चों आपका आ गया पार्ट सी। इसमें से आपको 10 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसमें आपको देखो चित्र भी दिए जाएंगे। जैसे पहला ही प्रश्न है, इसमें अखबार की कुछ कतरनें दी गई हैं, इनको देखकर आपको इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर देना है। अब ये अखबारों की कतरनें देखने के बाद प्रश्न पूछा जा रहा है, अखबार की कतरनें किस घटना को बता रही हैं? नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू भारत के वास्तविक प्रधानमंत्री चुने गए। दूसरा, चीन और भारत के बीच सीमा विवाद युद्ध में बदल गया। तीसरा, पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा विवाद युद्ध में बदल गया। चौथा, उपरोक्त कोई नहीं। तो इस प्रश्न का बेटा जो सही उत्तर है वो है बी, चीन और भारत के बीच में जो युद्ध था वो किस में बदल गया? विवाद जो था वो सीमा विवाद जो था वो किस में बदल गया? युद्ध में बदल गया। आपका अखबार की कतरनें जो हैं हमें उस युद्ध की घटना के बारे में बता रही हैं। अब प्रश्न नंबर 50 में भी देखो, कह रहे हैं नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये देखिए आपको एक चित्र दिया गया है और पूछा जा रहा है उपरोक्त चित्र क्या प्रदर्शित कर रहा है? आपके ऑप्शन दिए जा रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की जीत। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद सोवियत रूस की जीत। तीसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की जीत। चौथा, शीत युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की जीत। तो बच्चों ये जो चित्र है ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की जीत को प्रदर्शित कर रहा है। प्रश्न नंबर 51 में फिर आपको कुछ अखबार की कतरनें दी गई हैं, इनका अध्ययन करके आपको प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न है, इस घटना के बाद कौन सा समझौता हुआ? अब आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। नंबर 1, ये देखिए ये अखबार के चित्र हैं, ये देखिए चित्र हैं और वो कह रहे हैं शिमला समझौता। नंबर 2, ताशकंद समझौता। नंबर 3, अक्टूबर समझौता। नंबर 4, दिसंबर समझौता। तो बेटे इस घटना के बाद शिमला समझौता हुआ, ए इसका जो है वो सही उत्तर है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर में अनुच्छेद दिया हुआ है। अब आपको इस अनुच्छेद को पहले पढ़ना है। अब ये अनुच्छेद जो है गुट निरपेक्षता के बारे में है। गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है। तटस्थता का अर्थ है मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए यह जरूरी नहीं कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते और न ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। गुटनिरपेक्ष देश युद्ध में शामिल हुए हैं। इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम किया है और हो रहे युद्ध के अंत के लिए भी प्रयास किए हैं। गुट निरपेक्ष बच्चों वो देश हैं जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होते और वो उनका अर्थ वो यहाँ पर बताया जा रहा है तटस्थता। तटस्थ वो हैं जिन्हें किसी बात से कोई लेना देना ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं गुट निरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि हम विश्व में कुछ भी हो रहा है तो उससे कोई मतलब ही ना रखें। अब यहाँ पर ऑप्शन है आपके प्रश्न नंबर 52 है गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन है। किसी देश या अन्य देशों द्वारा बनाए गए गुटों में शामिल ना होकर उनसे दूरी बनाए रखना। दूसरा, तटस्थता। तीसरा, अलगाववाद। चौथा, ए और बी दोनों। तो इसका उत्तर जो है मैंने आपको बता दिया। गुट निरपेक्ष का मतलब है किसी भी देशों द्वारा बनाए गए गुटों में शामिल ना होना। अब दूसरा प्रश्न है तटस्थता क्या है? तो है तटस्थता का अर्थ किसी देश या संगठन में शामिल ना होना है। दूसरा, तटस्थता का अर्थ युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करना है। तीसरा, ए और बी दोनों। चौथा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं।
तो इसका उत्तर सी है। ए और बी दोनों जो हैं ये तटस्थता के अर्थ हैं। तटस्थ ना तो किसी देश से कोई गठबंधन बनाते हैं, ना उसमें शामिल होते हैं, और ना ही युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करते हैं। प्रश्न नंबर 54 है, गुटनिरपेक्ष आंदोलक का संस्थापक देश है। नंबर 1 मिस्र, नंबर 2 घाना, नंबर 3 भारत, नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। इन सभी देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता के संबंध में क्या सही है? गुटनिरपेक्षता की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से है। गुटनिरपेक्ष का संबंध अंतर्राष्ट्रीय कानून से है। गुटनिरपेक्षता एक निष्क्रिय देशों का मामला है। उपरोक्त कोई नहीं। तो गुटनिरपेक्षता का संबंध अंतर्राष्ट्रीय मामलों से है। ये इसका सही उत्तर है। उसके बाद फिर आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। यद्यपि भारत तथा इजराइल के मध्य ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को पुरातन समय से ही देखा जा सकता है, परंतु देशों के मध्य कूटनीति संबंध औपचारिक रूप से 1992 में भारत में इजराइल के दूतावास की स्थापना के पश्चात विकसित हुए। हालांकि इस फैसले के पीछे बहुत से वैश्विक कारण भी थे। सोवियत रूस के विघटन और इजराइल और फिलीपींस के बीच शांति प्रक्रिया के शुरू होना दो प्रमुख कारण था। इजराइल के साथ भारत के बदलते संबंधों की एक वजह जॉर्डन, सीरिया और लेबनान जैसे अरब मुल्कों ने भी भारत को अपनी रूस और अरब की ओर झुकी विदेश नीति पर सोचने के लिए मजबूर किया। लेकिन दोनों देशों के मध्य औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित होने के पश्चात भी इनके मध्य संबंधों में सुदृढ़ता 1996 तथा 1998 में भारत के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार की स्थापना के बाद ही आई। दोनों लोकतांत्रिक देशों के मध्य सरकार के प्रमुखों की यात्राओं के पश्चात दोनों के मध्य संबंध और अधिक प्रगाढ़ हुए। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल तथा 2018 में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत की यात्रा की। दोनों राष्ट्रों ने सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान, सुरक्षा एवं सैन्य, आतंकवादी विरोधी, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान, जल एवं ऊर्जा तथा कृषि विकास के क्षेत्रों में व्यापक सहयोग प्रारंभ किया। अब इस गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है, भारत ने इजराइल के दूतावास की स्थापना कब हुई? आपको सन दिए हैं 1990 में, 1992 में, 1995 में, 1999 में। तो इस प्रश्न का बच्चों सही उत्तर बी है। 1992 में भारत में इजराइल दूतावास की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत इजराइल संबंधों में सुदृढ़ता कब आई? आपको टाइम पीरियड दिया है 1996 से 1998 में, 1992 से 1995 में, 1999 से 2000 में, या 2004 से 2005 में। तो प्रश्न का सही उत्तर ए ऑप्शन है। 1996 से 1998 के बीच में भारत इजराइल संबंधों में सुदृढ़ता आई। प्रश्न नंबर 58 है, नरेंद्र मोदी ने इजराइल की यात्रा कब की? ऑप्शन है 2014 में, 2015 में, 2016 में, या 2017 में। तो सही उत्तर है उन्होंने 2017 में इजराइल की यात्रा की थी। इजराइल के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा कब की? आपके ऑप्शन है 2018 में, 2020 में, 2021 में, या 2019 में। तो सही उत्तर है 2018 में। अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन है, भारत इजराइल के बीच किन क्षेत्रों में व्यापक सहयोग शुरू हुआ है? आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आतंकवाद का मुकाबला में, दूसरा अंतरिक्ष अनुसंधान में, तीसरा जल ऊर्जा में, चौथा उपरोक्त सभी। तो सभी क्षेत्रों में भारत इजराइल के बीच आपस में व्यापक सहयोग चल रहा है। तो इस तरह से इस पार्ट सी में आपको 12 क्वेश्चन मिले, जिसमें से आपको 10 के उत्तर देने हैं। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा, हमने ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई बोर्ड में आएगा वो यहाँ आपको समझाया। अगर आपका कोई और प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।